12वीं शताब्दी का भारत अनेक शक्तिशाली राजाओं और विशाल राज्यों में बांटा हुआ था। उत्तर भारत की धरती पर कई राजवंश अपनी शक्ति, समृद्धि और प्रतिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हीं में से एक था कन्नौज का विशाल और समृद्ध राज्य। गंगा के किनारे बसा कन्नौज केवल एक नगर नहीं था, बल्कि शक्ति, संस्कृति, व्यापार और वैभव का प्रतीक माना जाता था। दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते थे। विद्वान यहाँ की सभाओं में अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते थे और कलाकार अपनी कला से लोगों का मन मोह लेते थे। इस समृद्ध राज्य पर शासन करते थे राजा जयचंद। राजा जयचंद गाहड़वाल वंश के एक शक्तिशाली शासक थे। उनका नाम पूरे उत्तर भारत में सम्मान के साथ लिया जाता था। वे एक कुशल प्रशासक थे और अपने राज्य की प्रजा के कल्याण के लिए अनेक कार्य करते थे। उनके शासन में कन्नौज की सीमाएं सुरक्षित थीं, व्यापार फल फूल रहा था और जनता अपेक्षाकृत सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। राजा की विशाल सेना में हजारों सैनिक, घुड़सवार और हाथी शामिल थे। उनके महलों की भव्यता देखकर विदेशी यात्री भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। लेकिन इस महान राजा के जीवन में एक ऐसी कमी थी जो उन्हें भीतर से परेशान करती थी। वर्षों तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। राजा और रानी दोनों ईश्वर से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते रहते थे। अनेक धार्मिक अनुष्ठान कराए गए, मंदिरों में दान दिया गया और साधु संतों का आशीर्वाद लिया गया। अंततः उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार जन्म हुआ। राजकुमारी के जन्म की खबर पूरे राज्य में उत्सव की तरह मनाई गई। नगर की सड़कों को सजाया गया, गरीबों में दान बांटा गया और कई दिनों तक उत्सव चलता रहा। राजा जयचंद अपनी पुत्री से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने उसका नाम संयोगिता रखा। कहा जाता है कि राजकुमारी के जन्म के समय महल के ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालिका अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और साहसी होगी तथा इसका जीवन साधारण नहीं होगा। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह भविष्यवाणी एक दिन पूरे भारत के इतिहास और लोक कथाओं का हिस्सा बन जाएगी। संयोगिता बचपन से ही अन्य राजकुमारियों से अलग थी। जहां अधिकांश राजकुमारियां केवल संगीत, नृत्य और राजमहल की मर्यादाओं तक सीमित रहती थीं, वहीं संयोगिता को नई बातें सीखने में विशेष रुचि थी। उसे इतिहास सुनना पसंद था, वीर योद्धाओं की कथाएं आकर्षित करती थीं और वह अपने शिक्षकों से लगातार प्रश्न पूछती रहती थी। उसकी बुद्धिमत्ता देखकर महल के विद्वान भी प्रभावित हो जाते थे। समय बीतता गया और संयोगिता धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके सौंदर्य की चर्चा पूरे राज्य में फैलने लगी। कहा जाता है कि उसके चेहरे पर ऐसी आभा थी कि जो भी उसे देखता उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता केवल सुंदरता नहीं थी, बल्कि उसका साहस और आत्मविश्वास था। वह अपने विचार खुलकर व्यक्त करती थी और किसी बात को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करती थी क्योंकि किसी ने ऐसा कह दिया था। राजा जयचंद अपनी पुत्री को संसार की हर खुशी देना चाहते थे। उन्होंने उसके लिए श्रेष्ठ शिक्षकों की व्यवस्था की। राजकुमारी ने साहित्य, राजनीति, धर्म, संगीत और शास्त्रों का अध्ययन किया। साथ ही उसने घुड़सवारी और धनुर्विद्या की भी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। यद्यपि उस समय राजकुमारियों का युद्ध कला सीखना सामान्य बात नहीं थी, फिर भी राजा ने उसकी इच्छा का सम्मान किया। महल का वातावरण प्रेम और सम्मान से भरा हुआ था। संयोगिता का अधिकांश समय अपनी सहेलियों, बांदे, शिक्षकों और माता पिता के साथ बीतता था। उसे महल की ऊंची छतों से कन्नौज नगर को निहारना बहुत पसंद था। कई बार वह घंटों तक नगर की गतिविधियां देखती रहती और सोचती कि महल की दीवारों के बाहर दुनिया कितनी विशाल होगी। उधर पूरे उत्तर भारत में एक और नाम तेजी से प्रसिद्ध हो रहा था। यह नाम था अजमेर और दिल्ली के वीर शासक पृथ्वीराज चौहान का। उनकी वीरता, युद्ध कौशल और साहस की कहानियां दूर दूर तक फैल रही थीं। कवि और भाट उनकी विजय गाथाएं गाते थे, सैनिक उनकी बहादुरी के किस्से सुनाते थे और व्यापारी भी यात्रा के दौरान उनके पराक्रम की चर्चा करते थे। एक दिन कन्नौज के राजमहल में कुछ यात्री और कवि पहुंचे। राजसभा में उन्होंने विभिन्न राज्यों की खबरें सुनाई। उन्हीं चर्चाओं के दौरान पहली बार युवा राजकुमारी संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना। कवियों ने बताया कि कैसे युवा राजा ने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की है, कैसे वे अपने सैनिकों के प्रिय हैं और कैसे उनकी वीरता की चर्चा पूरे देश में हो रही है। संयोगिता ने यह सब ध्यान से सुना।
उस समय यह केवल एक वीर राजा की कहानी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि यही नाम भविष्य में उसके जीवन की दिशा बदल देगा। उसने अपने शिक्षकों से पृथ्वीराज के बारे में और जानकारी पूछी। शिक्षकों ने बताया कि वे केवल योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल शासक भी हैं। दिन बीतते गए, लेकिन संयोगिता के मन में उस वीर राजा की छवि कहीं न कहीं बनी रही। वह जब भी किसी यात्री या कवि से मिलती, उनसे विभिन्न राज्यों की जानकारी पूछती। यदि कोई अजमेर या दिल्ली से आया होता तो उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती। राजा जयचंद इस बात से अनजान थे कि उनकी प्रिय पुत्री का जीवन धीरे धीरे एक ऐसे मार्ग की ओर बढ़ रहा है जो आने वाले वर्षों में पूरे राजवंश को प्रभावित करेगा। वे केवल इतना जानते थे कि उनकी बेटी अब युवावस्था की ओर बढ़ रही है और एक दिन उसके विवाह के बारे में भी विचार करना होगा। उधर राजनीति की दुनिया में परिस्थितियां बदल रही थीं। विभिन्न राजाओं के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी। शक्ति और प्रतिष्ठा की लड़ाई कई राज्यों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर रही थी। इन्हीं राजनीतिक परिस्थितियों के बीच कन्नौज और अजमेर के संबंध भी धीरे धीरे तनावपूर्ण होने लगे। लेकिन उस समय महल में रहने वाली युवा राजकुमारी इन जटिल राजनीतिक घटनाओं से पूरी तरह परिचित नहीं थी। उसके लिए संसार अभी भी सपनों में, जिज्ञासाओं और नई संभावनाओं से भरा हुआ था। उसे नहीं पता था कि आने वाले वर्षों में उसका नाम प्रेम, साहस और विद्रोह की ऐसी कथा से जुड़ जाएगा जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। और यहीं से शुरू होती है वह कहानी जिसने एक राजकुमारी, एक वीर राजा और दो शक्तिशाली राज्यों के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। बढ़ती दुश्मनी और जन्म लेता प्रेम। समय के साथ पृथ्वीराज चौहान की वीरता पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध होने लगी। उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और अजमेर तथा दिल्ली पर अपना प्रभाव मजबूत कर लिया। उनकी बढ़ती शक्ति को देखकर अनेक राजा उनका सम्मान करते थे, लेकिन कुछ शासक उनसे ईर्ष्या भी करने लगे। उन्हीं में से एक थे कन्नौज के राजा जयचंद। लोक कथाओं के अनुसार जयचंद और पृथ्वीराज के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ती गई। दोनों ही शक्तिशाली शासक थे और उत्तर भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। धीरे धीरे यह प्रतिद्वंद्विता दुश्मनी का रूप लेने लगी। उधर कन्नौज के महल में राजकुमारी संयोगिता अक्सर कवियों और यात्रियों से पृथ्वीराज की वीरता की कहानियां सुनती थीं। हर नई कहानी उसके मन में पृथ्वीराज के प्रति सम्मान और आकर्षण बढ़ा देती। उसने कभी उन्हें देखा नहीं था, लेकिन उनके साहस और व्यक्तित्व की कल्पना अपने मन में करने लगी। कहा जाता है कि एक दिन एक चित्रकार पृथ्वीराज चौहान का चित्र लेकर कन्नौज पहुंचा। संयोगिता ने जब वह चित्र देखा तो वह लंबे समय तक उसे निहारती रही। अब उसके मन में केवल प्रशंसा ही नहीं बल्कि गहरा प्रेम भी जन्म लेने लगा। कुछ समय बाद पृथ्वीराज तक भी यह बात पहुंची कि कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता उनकी वीरता से प्रभावित है। यह सुनकर वे भी उसके बारे में जानने के इच्छुक हुए। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बारे में सुनते रहे और बिना मिले ही उनके मन में भावनाएं गहरी होती चली गईं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आने वाला समय उनके प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा लेने वाला है, क्योंकि राजा जयचंद अपनी बेटी का विवाह किसी भी कीमत पर पृथ्वीराज चौहान से नहीं होने देना चाहते थे। यहीं से एक ऐसी घटना की शुरुआत हुई जिसने इतिहास और लोक कथाओं में अमर स्थान बना लिया। स्वयंवर की घोषणा और अपमान की योजना। जब राजकुमारी संयोगिता विवाह योग्य आयु की हुई, तब राजा जयचंद ने उसके लिए एक भव्य स्वयंवर आयोजित करने का निर्णय लिया। पूरे भारत के राजाओं, राजकुमारों और वीर योद्धाओं को आमंत्रण भेजे जाने लगे। कन्नौज को दुल्हन की तरह सजाया गया और स्वयंवर की तैयारियां महीनों पहले शुरू हो गईं। लेकिन इस भव्य आयोजन के पीछे राजा जयचंद के मन में एक और योजना भी थी। उनकी पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी अब इतनी बढ़ चुकी थी कि वे उन्हें अपमानित करने का अवसर ढूंढ रहे थे। इसलिए उन्होंने जानबूझकर पृथ्वीराज को स्वयंवर का निमंत्रण नहीं भेजा। इतना ही नहीं, लोक कथाओं के अनुसार जयचंद ने स्वयंवर के प्रवेश द्वार पर पृथ्वीराज चौहान की एक प्रतिमा द्वारपाल के रूप में स्थापित करवा दी। उनका उद्देश्य था यह दिखाना कि जिस राजा की वीरता की चर्चा पूरे भारत में होती है, वह उनके दरबार में केवल एक द्वारपाल के समान है। जब यह समाचार विभिन्न राज्यों में फैला तो कई लोग आश्चर्यचकित रह गए। कुछ ने इसे साहस कहा तो कुछ ने इसे अत्यधिक अहंकार माना। उधर संयोगिता को जब पता चला कि पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया गया है तो वह बहुत दुखी हुई। उसे समझ आ गया कि उसके पिता किसी भी परिस्थिति में पृथ्वीराज को अपना दामाद नहीं बनाना चाहते।
लेकिन अब तक उसका प्रेम इतना गहरा हो चुका था कि वह अपने मन का निर्णय बदलने को तैयार नहीं थी। कहा जाता है कि इसी दौरान गुप्त रूप से संदेशों का आदान प्रदान हुआ और पृथ्वीराज को स्वयंवर की पूरी जानकारी मिल गई। उन्होंने भी निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए वे संयोगिता को अकेला नहीं छोड़ेंगे। जैसे जैसे स्वयंवर का दिन नजदीक आने लगा, कन्नौज में उत्साह बढ़ता गया। दूर दूर से राजा और राजकुमार आने लगे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह स्वयंवर भारत के सबसे चर्चित प्रेम प्रसंगों में से एक बनने वाला है। संयोगिता अपने निर्णय पर अडिग थी और पृथ्वीराज भी तैयार थे। अब सबकी नजर स्वयंवर के दिन पर थी। आखिर वह दिन आ गया जिसका पूरे कन्नौज को इंतजार था। राजमहल को भव्य रूप से सजाया गया था। स्वयंवर सभा में भारत के अनेक राज्यों के राजा, कैदी, राजकुमार और वीर योद्धा उपस्थित थे। हर कोई आशा कर रहा था कि राजकुमारी संयोगिता उसे अपने पति के रूप में चुनेगी। सभा में राजा जयचंद अपने सिंहासन पर गर्व से बैठे थे। उन्हें विश्वास था कि आज उनकी इच्छा पूरी होगी और संयोगिता किसी शक्तिशाली राजा को वरमाला पहनाएगी। लेकिन उनके मन में यह संतोष भी था कि पृथ्वीराज चौहान इस सभा में उपस्थित नहीं थे। कुछ समय बाद राजकुमारी संयोगिता हाथों में वरमाला लेकर सभा में प्रवेश करती है। पूरा दरबार उसकी ओर देखने लगता है। वह एक एक करके सभी राजाओं और राजकुमारों के सामने से गुजरती है, लेकिन किसी को भी वरमाला नहीं पहनाती। सभा में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। राजा जयचंद भी चिंतित होने लगते हैं। तभी संयोगिता आगे बढ़ती हुई सभा के मुख्य द्वार तक पहुंचती है, जहां पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा स्थापित की गई थी। सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। अचानक संयोगिता बिना किसी हिचकिचाहट के उस प्रतिमा के गले में वरमाला डाल देती है। कुछ क्षणों के लिए पूरा दरबार स्तब्ध रह जाता है। किसी को विश्वास नहीं होता कि उसने ऐसा साहसिक निर्णय लिया है। राजा जयचंद का चेहरा क्रोध से लाल हो उठता है। सभा में उपस्थित राजा भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक और अप्रत्याशित घटना घटती है। लोक कथाओं के अनुसार पृथ्वीराज चौहान अपने विश्वसनीय सैनिकों के साथ गुप्त रूप से वहीं मौजूद थे। जैसे ही संयोगिता ने प्रतिमा को वरमाला पहनाई, पृथ्वीराज सामने आए, संयोगिता को अपने घोड़े पर बैठाया और तेजी से वहां से निकल पड़े। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। कुछ ही क्षणों में सैनिकों को उनका पीछा करने का आदेश दिया गया, लेकिन तब तक पृथ्वीराज और संयोगिता काफी दूर निकल चुके थे। इस प्रकार स्वयंवर, जो एक राजकीय विवाह समारोह होना था, इतिहास और लोक कथाओं की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में बदल गया। कन्नौज से प्रस्थान और पीछा। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को लेकर कन्नौज से निकले, पूरे राज्य में हलचल मच गई। राजा जयचंद क्रोध से भर उठे। उन्होंने तुरंत अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि पृथ्वीराज और संयोगिता को हर हाल में रोका जाए। कई घुड़सवार दल उनके पीछे भेजे गए। कहा जाता है कि पृथ्वीराज के साथ उनके कुछ चुनिंदा और अत्यंत वीर सैनिक भी थे, जो पहले से इस योजना के लिए तैयार थे। उनका मुख्य उद्देश्य था संयोगिता को सुरक्षित रूप से कन्नौज की सीमा से बाहर निकालना। रास्ते में कई स्थानों पर पीछा करने वाली सेनाओं और पृथ्वीराज के सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ। पृथ्वीराज के साथ ही अपने राजा और राजकुमारी की सुरक्षा के लिए बहादुरी से लड़े। लोक कथाओं में वर्णन मिलता है कि कुछ वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भी उनका मार्ग सुरक्षित रखा। काफी संघर्ष और कठिन यात्रा के बाद पृथ्वीराज तथा संयोगिता सुरक्षित रूप से अपने राज्य की ओर पहुंच गए। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। दोनों का विवाह संपन्न हुआ और कुछ समय तक उनका जीवन सुखपूर्वक बीता। लेकिन कन्नौज और अजमेर के बीच पैदा हुई दुश्मनी अब पहले से भी अधिक गहरी हो चुकी थी। राजा जयचंद इस घटना को अपने सम्मान पर चोट मानते थे और वे इसे कभी भूल नहीं पाए। उधर पृथ्वीराज और संयोगिता अपने नए जीवन की शुरुआत कर चुके थे, लेकिन राजनीति और युद्ध की आंधियां अब भी शांत नहीं हुई थीं। उत्तर भारत में एक नया खतरा भी उभर रहा था, जो आने वाले समय में कई राजाओं के भाग्य को बदलने वाला था। संयोगिता और पृथ्वीराज की प्रेम कहानी तो सफल हो गई थी, लेकिन उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षाएं अब भी बाकी थीं। युद्ध, संघर्ष और दुखद मोड़। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के विवाह के बाद कुछ समय तक उनके राज्य में शांति रही, लेकिन उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति तेजी से बदल रही थी। पश्चिम से आने वाला आक्रमणकारी शासक मोहम्मद घोरी बार बार भारत पर आक्रमण कर रहा था और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। लोकप्रिय कथाओं और ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार
पृथ्वीराज चौहान ने कई बार उसके आक्रमणों का सामना किया। विशेष रूप से फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन में पृथ्वीराज की सेना ने गौरी को पराजित किया। इस विजय ने उनकी प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया, लेकिन खतरा टला नहीं था। अगले वर्ष गौरी और अधिक तैयारी के साथ लौटा। सेकेंड बैटल ऑफ ट्राइन में परिस्थितियां पृथ्वीराज के विरुद्ध चली गईं। लंबे और कठिन युद्ध के बाद उनकी सेना पराजित हो गई। इस हार ने उत्तर भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। पृथ्वीराज की पराजय का समाचार जब राज्य में पहुंचा तो चारों ओर शोक फैल गया। संयोगिता के लिए यह समाचार किसी वज्रपात से कम नहीं था। जिस वीर राजा के साहस और पराक्रम पर उसे गर्व था, वह अब गंभीर संकट में था। पृथ्वीराज के अंतिम दिनों के बारे में विभिन्न कथाएं प्रचलित हैं। कुछ विवरण ऐतिहासिक स्रोतों पर आधारित हैं, जबकि कई लोकप्रिय लोक कथाओं का हिस्सा हैं। इसलिए उनके बारे में पूरी निश्चितता से कुछ कहना कठिन है, लेकिन इतना निश्चित है कि उनकी हार ने चौहान साम्राज्य को गहरा आघात पहुंचाया। संयोगिता का आगे का जीवन भी रहस्य और किंवदंतियों से घिरा हुआ है। अलग अलग कथाओं में उसके जीवन के अलग अलग वर्णन मिलते हैं। कुछ कथाएं कहती हैं कि उसने अपने पति के प्रति अंतिम क्षण तक निष्ठा बनाए रखी, जबकि कुछ अन्य विवरण विभिन्न घटनाओं का उल्लेख करते हैं। हालांकि इतिहास और लोक कथा के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक बात निर्विवाद है। संयोगिता और पृथ्वीराज की कहानी सदियों से प्रेम, साहस और अपने निर्णय पर अडिग रहने के प्रतीक के रूप में सुनाई जाती रही है। उनकी कथा केवल दो लोगों की प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि उस युग की राजनीति, सम्मान, प्रतिद्वंद्विता और वीरता की भी कहानी थी। इसी कारण आज भी उनका नाम भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में विशेष स्थान रखता है। अमर विरासत और इतिहास की यादें। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की कहानी समाप्त हो गई, लेकिन उनकी यादें कभी समाप्त नहीं हुई। समय बीतता गया, राजवंश बदलते गए, नए राज्य बने और पुराने मिट गए, लेकिन इस प्रेम कथा का आकर्षण लोगों के दिलों में बना रहा। भारत के अनेक क्षेत्रों में कवियों, भाटों और लोक गायकों ने इस कहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया। गांवों की चौपालों से लेकर राज दरबारों तक पृथ्वीराज और संयोगिता के प्रेम, साहस और त्याग की चर्चा होती रही। लोगों को यह कहानी इसलिए भी पसंद आई क्योंकि इसमें प्रेम, सम्मान, संघर्ष और वीरता चारों तत्व मौजूद थे। हालांकि आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि इस कथा के कुछ भाग ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हैं, जबकि कुछ घटनाएं समय के साथ लोक कथाओं में बदल गईं। विशेष रूप से स्वयंवर, प्रतिमा को वरमाला पहनाने और पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता को लेकर जाने वाली घटना के बारे में अलग अलग मत मिलते हैं। फिर भी यह कहानी भारतीय लोक स्मृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।